नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है आपसे कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको 4, 10 भागों में या 12 भाग में। सी ऑप्शन में दिया गया है 8 भाग में या फिर 5 भागों में। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको पता है राजस्थान में जो कृषि जलवायु है उसको 10 भागों में बांटा गया है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। किस किस भागों में बांटा गया है 10 देख लेते हैं वो हम राजस्थान के नक्शे के हिसाब से। ठीक है, पश्चिमी पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश। ठीक है, एक भाग तो ये हो गया पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में। एक बांटा गया है अति शुष्क सिंचित एवं सीमित प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा सिंचित मैदानी प्रदेश। इसके अलावा अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। और राजस्थान की जो कृषि जलवायु है उसको 10 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा बाढ़ संभाव्य मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अलावा बांटा गया है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, 7 हो गए। उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। और 9वां भाग हो गया आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। और 10वां भाग हो गया लूणी बेसिन। ठीक है, तो राजस्थान में कृषि जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? इन 10 भागों में बांटा गया है। और इसके लिए किस किस प्रकार के कूट का प्रयोग किया गया है? कभी कभी कूट भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर इसके लिए फर्स्ट ए का, और इसके लिए फर्स्ट बी का, इसके लिए फर्स्ट सी का, ठीक है, और इसके लिए सेकंड ए, और लूणी बेसिन के लिए सेकंड बी। ठीक है, और बाढ़ संभाव्य मैदानी प्रदेश क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बाढ़ संभाव्य मैदानी प्रदेश के लिए किस प्रकार के कोड का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपको करना है थर्ड बी। अर्ध शुष्क पूरी मैदानी के लिए थर्ड ए।
ध्यान में रखना है। और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश के लिए इस प्रकार के कोड का, और इसके अलावा उप आर्द्र के लिए 4A और इसके लिए 4B, इस प्रकार के कोड का प्रयोग किया गया है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इसमें राजस्थान के, जैसे कि पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, इसके अलावा फलोदी, ठीक है। और इस यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है, जैसे कि बाड़मेर है जो कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, या फिर बाड़मेर या बालोतरा के लिए किस प्रकार के कोड का प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट है। इसी प्रकार से अति शुष्क एवं सीमित प्रदेश, इसमें आपको पता है अति शुष्क में कौन कौन से जिले आते हैं, तो जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है और चूरू आता है। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ठीक है, इसके लिए इस प्रकार के कोड का प्रयोग किया गया है। सिंचित मैदानी प्रदेश में आपको पता है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है, ध्यान में रखना है। सिंचित मैदानी प्रदेश के लिए किस प्रकार के कोड का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार के कोड का प्रयोग किया गया है। और इसमें कौन से जिले आते हैं सिंचित मैदानी प्रदेश में, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश में आपको पता है कौन कौन से आते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जैसे कि शिकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन और झुंझुनू। और इनके लिए किस प्रकार के कोड का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार के कोड का इसके लिए प्रयोग किया गया है। बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डींग, ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आते हैं, सवाई माधोपुर, इसके अलावा डींग, ये बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपको पता है जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, इसके अलावा ब्यावर, ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश में जिले आते हैं। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है, इसके अंतर्गत ये जिले आते हैं। इसके अलावा उप आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में तो कौन से जिले आते हैं, आपको पता है भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले हो गए, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। और आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश में वही जिले हो गए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, यहाँ पर हो गया डूंगरपुर, इसके अलावा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, ध्यान में रखना। इसके अलावा उदयपुर, सलूमबर, ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये जिले आते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको जिले भी बता दिया है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, बालोतरा, बाड़मेर, इसके अलावा जोधपुर और फलोदी, इसके अलावा अति शुष्क में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ठीक है। इसके अलावा सिंचित मैदानी जो प्रदेश है इसमें आते हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। इसके अलावा अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश में आते हैं शिकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन और झुंझुनू। बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश में आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डींग। इसके अलावा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर, ब्यावर, ठीक है।
इसके अलावा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ठीक है। इसके अलावा आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है। और लूणी बेसिन, लूणी बेसिन का तो लिखना ही भूल गई मैं। लूणी जो बेसिन है इसमें आते हैं पाली, पाली, जालौर, पाली और सिरोही। ठीक है। ये लूणी बेसिन में आते हैं ये जिले। ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान की कृषि जलवायु को 10 भागों में बांटा गया है और किस प्रकार के कोड का है जो कि प्रयोग किया गया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनकर एग्जाम के अंदर आता ही आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि सुमेलित करें। क्या दिया गया है आपको सुमेलित करने के लिए? यहाँ पर वन दे दिए गए हैं और यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं जिले। ठीक है। तो कौन से वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? यहाँ पर वनों के नाम दे दिए गए हैं सदाबहार वन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सागवान। यहाँ पर आपको दे दिया गया है ऑप्शन माउंट आबू, सिरोही। और सी ऑप्शंस में आपको दे दिए गए हैं मिश्रित पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़। यहाँ पर राजसमंद और अलवर जिले दिए गए हैं आपको। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या? प्लास। यहाँ पर आपको दे दिया गया है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं, सुमेलित करो उनको 1 2 3 4। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 4 3 2 1 और सी ऑप्शंस में 2 1 4 3 और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 3 4 2 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। ये सुमेलित करें, वन दे दिए गए हैं और जिले दे दिए गए हैं तो आपको सुमेलित करना है इसे। आपको पता है सदाबहार के जो वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? बताइए सदाबहार के वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? सदाबहार के वन तो माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं और सागवन के वन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। मिश्रित पतझड़ वन कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में और पलाश के वन पाए जाते हैं राजसमंद और अलवर में। ठीक है। तो सदाबहार के वन माउंट आबू सिरोही दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर 3 आ रहा है इस वजह से कट हो गया और यहाँ पर 4 आ रहा है इस वजह से कट हो गया। यहाँ 1 आ रहा है इस वजह से ये कट हो गया। सागवान के वन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 2 और 1। ठीक है। मिश्रित पतझड़ वन कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में और पलाश के वन राजसमंद और अलवर में। ठीक है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। इस प्रकार से वनों के नाम भी दिए जा सकते हैं और जिले भी आपको दिए जा सकते हैं। सॉरी। तो कौन से वन कौन से जिले में वहां पर पाए जाते हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 3। क्या पूछा गया है? सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को एक बार फिर से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र
राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के लिए सही जलवायु, सही जलवायु की पहचान करें। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शुष्क जलवायु की पहचान करनी है आपको यहाँ पर। इसके अलावा उप आर्द्र, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अति आर्द्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के लिए सही जलवायु की पहचान करें। किस क्षेत्र के लिए पूछ रहा है? ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के लिए जलवायु की पहचान करनी है आपको। आपको पता है राजस्थान की जो जलवायु है उसको 5 भागों में बांटा गया है। अभी तो अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान की कृषि जलवायु, उसको तो 10 भागों में विभाजित किया है, लेकिन राजस्थान की जो जलवायु है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। ठीक है, राजस्थान की जो जलवायु है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है? तो शुष्क जलवायु, एक तो राजस्थान में पाई जाती है शुष्क जलवायु, ठीक है, और दूसरी जलवायु पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, इसके अलावा उप आर्द्र जलवायु, और फिर पाई जाती है आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के लिए सही जलवायु की पहचान करें। ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व, और ये पश्चिम दिशा, और ये दक्षिण दिशा। तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के लिए यहाँ पर पूर्व दिशा। तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के लिए जलवायु की पहचान करना पूछ रहा है। तो यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। समझ में आया आपको? उप आर्द्र जलवायु तो किस क्षेत्र में पाई जाती है आप बताइए मुझे। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, तो क्या करोगे फिर इसका राइट आंसर आप बताइए कि उप आर्द्र प्रकार की जलवायु राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, भौतिक प्रदेश पूछ रहा है वो, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तो राइट आंसर क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। आपको समझ में आना अति आवश्यक है यहाँ पर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आना अति आवश्यक है। यहाँ पर आपको एक एक चीजें जो कि सोल्व करवाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको आराम से बताया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4, सुमेलित करें। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि सुमेलित करें। क्या दिया गया है? पशु दिए गए हैं आपको, और यहाँ पर दे दिया गया है नस्ल। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर भैंस, गोमट। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है ऊंट, चनौतर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भेड़, जाफराबादी, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बकरी, लोही। तो आप इसे सम्मिलित करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं 2, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3, 1, 2 और 4, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 3, 1, 4 और 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे। यहाँ पर आपको विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, इसके अलावा जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है वह दोनों ही यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पशु और नस्ल दी गई है। भैंस की कौन सी नस्ल है? यहाँ पर ऑप्शन दे दी गए हैं आपको,
तो भैंस की जो नस्ल है वे तो है जाफराबादी, तीसरा ऑप्शन। यहाँ पर एक आ रहा है इस वजह से कट हो गया, और यहाँ दो आ रहा है इस वजह से कट हो गया। ऊंट की गोमट, 3 और 1, 3 और 1 इसमें भी आ रहा है, 3 और 1। भेड़ की कौन सी नस्ल है? चनोतर, 3, 1 और 2, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। और बकरी की है लोही। समझ में आया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भैंस की कौन सी नस्ल है? जाफराबादी। ऊंट की गोमट, 3 और 1। और भेड़ की चनोथर, 2। बकरी की लोही। ठीक है, 4 4 आ गए यहाँ पर। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी जो तैयारी है वो काफी प्रबल हो जाएगी। ठीक है, निरंतर आप तैयारी करते रहो। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान है। यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको, जावर या फिर रामपुरा अगुचा। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या? कोदरीवा। और डी ऑप्शंस में खेतड़ी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 की निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता खदान, जस्ता उत्पादक खदान है, यानी सबसे बड़ी है जो कि जस्ते की खान पूछ रहा है, ये आपको बताना है। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो मैंने आपको बताया भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। शीशे और जस्ते की जो सबसे बड़ी खान है, सीसा एवं जस्ता, सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान कौन सी है? शीशे और जस्ते की, रामपुरा गुचा में, ये है भीलवाड़ा। सबसे बड़े शीशे और जस्ते की खान। ठीक है, शीशे और जस्ते की सबसे बड़ी खान है रामपुरा गुचा भीलवाड़ा में। इसके अलावा शीशे और जस्ते की खान कहाँ पर है? और राजपुरा, दरीबा, राजसमंद, ये भी शीशे और जस्ते की खान है। जबकि यहाँ पर दे रखा है जावर, ये भी शीशे और जस्ते की खान है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा गया है कि सबसे बड़ी खान है। ठीक है, ये भी शीशे एवं जस्ते की खान ही है। इसके अलावा जावर से है जो कि चांदी, ये भी प्राप्त की गई थी। इसके अलावा जो खो दरीबा क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये तांबे के लिए जाना जाता है, तांबा। और खो दरीबा क्षेत्र है अलवर में। ठीक है, और तांबे के लिए जाना जाता है। खेतड़ी, खेतड़ी भी तांबे की सबसे बड़ी खान है खेतड़ी में, और ये खान है झुंझुनू। समझ में आया आपको? तो ये तो खेतड़ी और खो दरीबा जो है ये तो तांबे की खान है। और जावर, जावर में जो कि सीसा और जस्ता भी प्राप्त किया गया है। इसके अलावा चांदी, चांदी भी निकाली गई है। जबकि जो रामपुरा गुचा है ये सीसे और जस्ते की सबसे बड़ी खदान है। इसके अलावा राजपुरा, दरीबा, राजसमंद, यहाँ से भी सीसा जस्ता प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा सीसा जस्ता है जो कि चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी सीसे और जस्ते की खान है। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, तो यहाँ पर भी शीशे और जस्ते की खान है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 6।
क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके आसपास, इसके आसपास क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी और डी ऑप्शंस में दे दिया गया है शेखावाटी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या करोगे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके आसपास क्षेत्र में है जैसी कौन सी भाषा बोली जाती है। आपको पता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वागड़ी। ठीक है, यहाँ पर बोली जाती है वागड़ी भाषा। हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। हाड़ौती भाषा तो आपको पता है राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन जिलों में हाड़ौती भाषा बोली जाती है। मेवाती भाषा आपको पता है अलवर भरतपुर में बोली जाने वाली भाषा है और वागड़ी भाषा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। भाषा से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने राजस्थान की भाषा एवं बोलियां वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिया है, तो वो टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो वागड़ी भाषा डूंगरपुर, इसके अलावा बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। शेखावाटी भाषा सीकर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, चूरू, सीकर और झुंझुनू में बोली जाने वाली भाषा शेखावाटी है। राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 7। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कि चित्रकार नानक राम रामनाथ सवाई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। किस चित्रकला शैली से संबंधित है, ये पूछा गया है आपको। ठीक है, यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं जयपुर, नाथ द्वारा। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बीकानेर। डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या, किशनगढ़। किशनगढ़। इस प्रकार से आपको है जो कि चित्रकारों के नाम भी दिए जा सकते हैं। चित्रकार नानक राम, रामनाथ और सवाई राम ये सब चित्रकला शैली से संबंधित है। तो चित्रकारों के नाम भी याद रख लीजिए आप। ठीक है, तो इनका संबंध किस चित्र शैली से है, किशनगढ़ शैली से। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो तो आप सभी जानते हैं कौन है कि निहाल चंद। ठीक है, निहाल चंद। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि निहाल चंद का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, तो किशनगढ़ चित्र शैली से इनका संबंध है। इसके अलावा निहाल चंद हो गया, नानक राम, वदन सिंह और सीताराम, इनका संबंध किशनगढ़ शैली से
है, ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि जयपुर चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो जयपुर जो चित्र शैली है उसके जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनका नाम है साहिब राम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चित्रकारों के नाम दिए जा सकते हैं, जैसे साहिब राम या फिर गोपाल, गोपाल, उदय, हुक्मा, मोहम्मद शाह, इनका संबंध है जो कि जयपुर चित्र शैली से। यहाँ पर से आपको कोई भी चित्रकार का नाम उठाकर दे दिया जाए, जैसे कि हुक्मा का संबंध या फिर मोहम्मद शाह का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है, तो ध्यान में रखना है जयपुर चित्र शैली से इनका संबंध है। जबकि जो नाथद्वारा है उसके जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वे हैं कमला, इलायची, ये महिला चित्रकार है, ठीक है। इसके अलावा पुरुष चित्रकार में घाशीराम, नारायण, ये है जो कि नाथद्वारा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। बीकानेर के रुकनुद्दीन, अली रजा, हसन और रामलाल, ये बीकानेर चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। तो कोई भी एक चित्रकार का नाम आपको उठाकर वहां पर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो जो कि आपको चित्रकारों के नाम है वो अच्छी तरह से कंप्लीट याद कर लेने चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि कृष्ण मृग, कृष्ण मृग शुभंकर है। बाड़मेर का, कोटा का, चूरू का, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर का। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि कृष्ण मृग शुभंकर है, कौन से जिले का शुभंकर है ये बताना है आपको। तो आपको पता है जो कृष्ण मृग है वे चूरू जिले का शुभंकर है। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। बाड़मेर का तो शुभंकर क्या है, मारू लोमड़ी, मारू लोमड़ी, और कोटा का शुभंकर है उदबिलाव, ठीक है। और चूरू का कृष्ण मृग। इसके अलावा जैसलमेर का है शुभंकर घोड़ावन। क्वेश्चन इस प्रकार से बनकर आ सकते हैं, वहां पर आपको है जो कि जिलों के शुभंकर भी पूछा जा सकता है। तो कृष्ण मृग शुभंकर है चूरू का। राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्या पूछा गया है कि निम्न में से गलत युग में है, निम्न में से गलत युग में है। यहाँ पर आपको स्थापना दे दी गई है और यहाँ दे दिए गए हैं आपको वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया गया है आपको रियासत, मान लो ये रियासत है और ये स्थापना वर्ष पूछा गया है आपसे, ठीक है। यहाँ पर हो गया जैसलमेर, 1156। जयपुर 1727। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उदयपुर 1459। डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अजमेर 1113। बताइए क्वेश्चन नंबर निम्न में से गलत युग में है ये देखना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको रियासत दे दी गई है और स्थापना वर्ष दिया गया है
कि जैसलमेर की जो स्थापना है ये तो 1156 में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? जयशल के द्वारा। ये ऑप्शन तो सही है। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा 1727 में की गई थी। ये ऑप्शन भी सही है। उदयपुर की स्थापना 1459, ये बिल्कुल गलत है। उदयपुर की जो स्थापना है ये कौन से वर्ष में की गई थी? 1559। ठीक है, 1559 में की गई थी उदय सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर गलत युग में पूछा गया, हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अजमेर की स्थापना अजय राज के द्वारा की गई थी 1113 में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन। आपको देखे, आपको जो कि स्थापना जो वर्ष है उनके नाम भी अच्छी तरह से कंप्लीट याद करने चाहिए। ठीक है, तो अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ लिख देती हूँ मैं, अजय राज के द्वारा। कब की गई थी? 1113 में। उदयपुर की जो स्थापना है ये की गई थी उदय सिंह के द्वारा, और जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा 1727 में। और जैसलमेर की स्थापना रावल जैसल ने की थी। रावल जैसल के द्वारा की गई थी 1156 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं या फिर पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनकर आते हैं या फिर आने की संभावना है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चौहान शासकों को चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस शिलालेख में बताया गया है। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बताया गया है। यहाँ पर आपको शिलालेख के नाम दे दिए गए हैं। वर्ली शिलालेख, डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है वसंतगढ़ शिलालेख, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है घटियाला शिलालेख, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बिजोलिया शिलालेख। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या करोगे? कि चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया है? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको करवाया था। तो बताइए चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वो बताया गया है बिजोलिया शिलालेख में। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। और जो बिजोलिया का शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो ये मिला था भीलवाड़ा से। कहाँ से प्राप्त किया गया था? ये भीलवाड़ा। कब का है ये शिलालेख आप मुझे बताइए? 1170 ईस्वी का है ये शिलालेख। ठीक है, सोमेश्वर के काल का, सोमेश्वर के काल का शिलालेख है ये। और इस शिलालेख में है जो कि चौहान शासकों की जानकारी मिलती है, चौहान शासकों की जानकारी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चौहान शासकों की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो वो है बिजोलिया का शिलालेख। और ये शिलालेख भीलवाड़ा से 1170 ईस्वी में प्राप्त किया गया था। जबकि जो बर्ली शिलालेख है तो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है जो कि अजमेर से प्राप्त किया गया था। ठीक है, सबसे प्राचीन शिलालेख, सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? बर्ली का। और ये कहां से प्राप्त किया गया था? अजमेर से। ठीक है, कब का है ये? 443 ईसा पूर्व का, वर्ली का सबसे प्राचीन शिलालेख। ठीक है, बसंतगढ़ जो शिलालेख है ये खीमल माता शिरोई से प्राप्त किया गया था, खीमल माता शिरोई से प्राप्त किया गया था। और कब का है ये? 682 विक्रम संवत का, विक्रम संवत का शिलालेख है ये। और इसमें है जो कि चावड़ा वंश के बारे में विशेष रूप से
जानकारी मिलती है। जबकि जो घटियाला शिलालेख है ये जोधपुर से प्राप्त किया गया था। ठीक है, घटियाला शिलालेख। और घटियाला जो शिलालेख का समय है वो बताइए आप मुझे। 861 ईस्वी। ठीक है, और इसमें है जो कि कप्पू के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। कप्पू की जानकारी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कप्पू की जानकारी कौन से शिलालेख से प्राप्त की गई है, तो वो है घटियाला शिलालेख। और ये जो शिलालेख है जोधपुर से प्राप्त किया गया था 861 ईस्वी का शिलालेख है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए हैं और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।